नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है मनिंद्रा पांडे ने। तो पांडे जी, आपने कहा है कि आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं और आपको अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। आपके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स में 5000 रुपीज़ पर मंथ की आप SIP कर रहे हैं। SBI स्मॉल कैप फंड में 4000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी 4000, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में 3000, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU फंड में 3000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 2000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 3000 पर मंथ। तो कुल मिलाकर 24,000 की SIP आप कर रहे हैं। 30% आपका है स्मॉल कैप में एलोकेशन, क्योंकि 8,000 रुपये आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी और PSU यानी कि थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में भी आपका अच्छा एलोकेशन है। तो मेरे हिसाब से यदि आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जो है वो करना चाहिए डाइवर्सिफाइड फंड्स में। दूसरी बात, थीमेटिक फंड्स में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एंट्री और एग्जिट पता होनी चाहिए। मेरी अक्सर राय ये होती है कि इन्वेस्टर को अपना एक कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। कोर पोर्टफोलियो यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए जहाँ पर आप SIP कर रहे हैं वो डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही रखें तो बेहतर है। और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है जिसके अंदर आप थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स रख सकते हैं। और कब यहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ कब आपको एग्जिट करना है, उसका पूरा ख्याल रखना होगा। इसलिए मेरी राय यह है कि आप यदि थीमेटिक और सेक्टोरल फंड से निकलकर डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करें तो ये बेहतर रहेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब यदि आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं इन फंड्स में तो बिल्कुल आप फिलहाल के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको सही समय पर निकलना होगा। अदरवाइज़ तो यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बहुत अधिक रह सकते हैं। जहाँ तक आपके फाइनेंशियल गोल का सवाल है, यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूँ तो 24,000 पर मंथ के हिसाब से 18 ईयर्स में यदि आप 10% का स्टेपअप भी कर रहे हैं तो करीब 3,26,00,000 रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। तो आप टारगेट लेके चल रहे हैं 3 करोड़ का, तो वो तो मुमकिन है कि आप अचीव कर लेंगे। और रिटर्न्स यदि और भी बेहतर हुए तो और ज़्यादा पैसा भी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जितना हो सके आप इन्वेस्टमेंट करते रहें और समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर रिव्यू करते रहें। और यदि ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं रिमाइंड करूँगा आपको कि लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स बेहतर माने जा सकते हैं। पिछले कुछ समय में डिफेंस फंड, PSU फंड, रेलवे के जो स्टॉक्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स को या इस तरह के स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं, एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। तो रिसेंट टाइम में जो हुआ है उसको देखकर आपको अपना डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से और इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म कर सकती है फ्यूचर में, उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है रज़िया ने। रज़िया जी, आपने बताया कि आपके पास है SBI स्मॉल कैप फंड जिसमें 5,000 रुपीज़ की SIP है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,000, कोटक मल्टी कैप में 5,000, बंधन अल्फा निफ्टी 50 इंडेक्स में 4,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 और UTI निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स में 5,000। तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट सेगमेंट्स में आपका एक्सपोजर है और फंड्स भी आपने सही चुने हैं। रज़िया जी, आपने बताया कि आपकी एज है 50 ईयर्स की और 10 ईयर्स में आप 2 करोड़ रुपये इकट्ठा करना चाहती हैं और अपने लास्ट मंथ ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। साथ ही आप ये भी जानना चाहती हैं कि बेटी के नाम से 6,000 रुपीज़ यदि इन्वेस्ट करने हैं तो कौन सी स्कीम में करने होंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं कि यदि 12% का CAGR मानकर चला जाए तो 10 ईयर्स में कितने पैसे बन सकते हैं। तो 29,000 रुपीज़ पर मंथ की आप SIP कर रही हैं। 10 ईयर्स में करीब 65 लाख रुपीज़ एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। आपका टारगेट है 2 करोड़ का, तो टारगेट काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे यदि मैं कहूँ कि 10% से आप स्टेप अप कीजिए, हर साल अपने निवेश को 10% से बढ़ाते रहिए, तो भी करीब करीब 95 लाख रुपीज़ इकट्ठा
हो सकते हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डबल करना होगा और साथ ही 10% से हर साल स्टेप अप करना होगा। तब आप 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं 12% के रेट से। यदि रिटर्न्स इससे बेहतर हुए तो थोड़ा बेटर या थोड़ा बड़ा अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। और साथ ही यदि आपके पास समय ज़्यादा हो तो फिर आपके लिए आसान होगा कि आप जो अपना गोल लेकर चल रही हैं वो पूरा कर पाएंगे। साथ ही आप अपनी डॉटर के लिए 6,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो यहाँ पर आप 2 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं, एक मल्टी कैप फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड। मल्टी कैप फंड के लिए कोटक मल्टी कैप फंड चुना जा सकता है और फ्लेक्सी कैप में ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस रहेगी। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सुमित ने। सुमित, आपने बताया कि आप जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और आपके पास है UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड जिसमें 1,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP आप कर रहे हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में 1,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1,500 और कोटक लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2,500 पर मंथ। आप 3,000 रुपये से आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से नया फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मार्केट सेगमेंट है, फंड्स भी अच्छे हैं। आप इन्हीं फंड्स में बढ़ा सकते हैं, जैसे कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है या कोटक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि नया फंड ऐड करना हो तो फिर आपको एक इंटरनेशनल फंड ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग है और इसके लिए ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है गौरव गुप्ता ने। गौरव जी, आपने बताया कि आपने कुछ फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है 45 लाख का, जिसमें HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में 23 लाख, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट में 11 लाख और कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 10 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। बाकी 55 लाख रुपये आपको और इन्वेस्ट करने हैं और आप जानना चाहते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। तो फंड सभी अच्छे हैं आपके पास में, लेकिन काफ़ी अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। ये जो फंड्स आपने लिए हुए हैं इसमें इक्विटी एलोकेशन काफ़ी है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको SWP कब से शुरू करनी है। यदि इमीडिएटली शुरू करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप कम जोखिम वाले फंड्स में फ़िलहाल कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से SWP कर सकते हैं। इन फंड से आप कम से कम 3 साल के बाद यदि पैसे विड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, SWP की शुरुआत करेंगे, तो ये अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि इस तरह के फंड्स में कम से कम 3 साल के बाद में आपको पैसे विड्रॉ करने चाहिए। तो अगर मैं मान के चलूँ कि फ़िलहाल आप SWP नहीं शुरू कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाद में आप SWP वहाँ से करेंगे, तो एक फ़ंड और आप ऐड कर सकते हैं और वो होगा ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड। लेकिन इन सभी फंड से आपको फ़िलहाल पैसे विड्रॉ नहीं करनी चाहिए, SWP शुरू नहीं करनी चाहिए, पैसा इन्वेस्टेड रहने दीजिए। और फिलहाल के लिए यदि आपको अगले 3 साल के लिए मंथली कैश फ्लो मैनेज करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, उसके लिए आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इक्विटी सेविंग्स फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स शामिल कर सकते हैं। उस तरह के फंड से आप पहले 3 साल का कैश फ्लो मैनेज कीजिए और इन फंड से 3 साल के बाद ही आप SWP शुरू कीजिए। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है आसिम सहगल ने। और सहगल जी, आपने बताया कि आपकी एज है 49 ईयर्स की और 9 साल हैं रिटायरमेंट के लिए। आपके PF में 1.20 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ 20 लाख रुपए हैं और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है आपका 19 लाख का। 9 साल में 4 करोड़ रुपए आप इकट्ठा करना चाहते हैं। आपके पास ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है जिसमें 20,000 रुपीज़ पर मंथ की आप SIP कर रहे हैं। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में 10,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 18,000, क्वांट मिड कैप फंड में 7,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 10,000, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 7,000 और बंधन स्मॉल कैप फंड में 8,000 पर मंथ की आप SIP कर रहे हैं। 19 लाख रुपया जो आपका म्यूचुअल फंड में है उसका एलोकेशन किस तरह से है वो आपने नहीं बताया है। तो आपने कहा है कि आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आपका पोर्टफोलियो भी बहुत अग्रेसिव है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब से की है, क्योंकि पिछले 3 साल में मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ऐसे में इन्वेस्टर्स कुछ रिसेंट टाइम का जो एक्सपीरियंस रहा है उसको देखकर बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं
तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि यदि मार्केट में करेक्शन आता है और स्मॉल कैप या मिड कैप जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो 15-20% से गिर जाते हैं, तो क्या आप वो नुकसान बेयर करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो मार्केट को वापस आने में टाइम लग सकता है। ये बात तो तय है कि मार्केट में यदि गिरावट आती है तो तेजी भी आती है, मार्केट ऊपर भी जरूर आएगा, लेकिन कई बार इसमें समय लगता है। अब आपने कहा है कि सिर्फ 9 साल का टाइम है आपके पास अपना गोल अचीव करने के लिए, तो ऐसे में मेरे हिसाब से आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाकर चलना चाहिए। और जो आपका सवाल है कि क्या आपको पीएफ से पैसे विड्रॉ करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देने चाहिए, देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, पूरा पैसा नहीं लेकिन कुछ पैसा विड्रॉ करके इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का पोर्टफोलियो अभी आपका है, ऐसे पोर्टफोलियो में तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको पीएफ का पैसा विड्रॉ करके इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आप उम्मीद करते हैं कि पीएफ का जो इंटरेस्ट है उससे थोड़े बेहतर रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड्स में मिल पाएँ, तो आप कुछ डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, कुछ लार्ज एंड मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और वो भी उनका पोर्टफोलियो देख के कि किस तरह का पोर्टफोलियो उन फंड्स का है। लेकिन अपने पूरे करियर का जो आपका इन्वेस्टमेंट है पीएफ में, उसको इस वक्त पर विड्रॉ करके और अग्रेसिव फंड्स में इन्वेस्ट करना ये जोखिम भरा हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।